लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। श्रोताओं, आज है 22 मई और आज का दिवस हम मना रहे हैं बट सावित्री व्रत के रूप में। बट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाता है और इस दिन बरगद के पेड़ के पूजन का बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सनातन संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं बट वृक्ष पर जल चढ़ाकर उसमें कुमकुम अक्षत लगाती हैं। पेड़ में रोली लपेटी जाती है। एकदम विधि विधान के साथ बट वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा करने से उन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति
श्रोताओं, कोरोना का असर तो पूरे भारत में लगभग हर डिपार्टमेंट, हर विभाग में, हर व्यक्ति पर पड़ा है। यह जो गर्मियों का समय रहता था, यह हमारे घूमने फिरने का, खासकर ठंडी जगहों में जाने का होता था। लेकिन इस साल आप जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोरोना है, लॉकडाउन है। इस संबंध में हमने बात की पर्यटक सूचना अधिकारी डॉक्टर चित्रगुप्त, जो झांसी से हैं। जी नमस्कार सर, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। नमस्कार रविंद्र जी। जैसा कि आप पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जो पर्यटन विभाग है, जी इस पर कोरोना और लॉकडाउन का कितना असर देखने को मिला है? देखिए रविंद्र जी, सभी विभागों पे असर तो पड़ा हुआ है और लगभग खासतौर से पर्यटन विभाग की जहाँ तक चर्चा करें तो यहाँ लगभग सभी पर्यटन केंद्र जो मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, वो भी बंद हैं। जी। पर्यटन के लोग आ जा भी नहीं पा रहे हैं, तो पर्यटन उद्योग इस समय तो लगभग बंद ही है। जो मौसम था गर्मियों का, बच्चों की छुट्टियों का, लोग अपने बच्चों की छुट्टियों के साथ स्वयं छुट्टी लेकर के घूमने निकलते थे। जी। हाँ, तो उस वजह से थोड़ा सा असर काफी पड़ा हुआ है। और लेकिन एक क्योंकि बुंदेलखंड का जो मौसम होता है, आपको बताएं, ये अक्टूबर से लेके मार्च तक का होता है। जी जी बिल्कुल। तो फिलहाल अभी गर्मी में इतना ज्यादा पर्यटन उत्तर प्रदेश में नहीं, बुंदेलखंड में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ गर्मी भी काफी होती है। जी जी। जो मुख्य हमारा जो मौसम होता है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। जी जी जी। तो फिलहाल अभी लेकिन फिर भी जो पर्यटक अभी अप्रैल, मई में आने वाले थे, वो तो नहीं आए हैं, तो इसलिए तो पर्यटन उद्योग तो इस समय अभी बंद ही है। जी जी। ये तो सर अपना बुंदेलखंड और यहाँ आसपास की बात देखें, लगभग पूरे भारत में हालत खराब हुए हैं पर्यटन की वजह से। हाँ, लगभग सभी एक्चुअली मॉन्यूमेंट भी सारे बंद हैं। जी। तो अब फिर घर से लोग निकलेंगे भी नहीं वहां तक जाने के लिए। जी जी जी। तो भाई और समस्या भी है भाई, महामारी के दौर में लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, वो बेटर है भाई। पर्यटन तो हम लोग बाद में भी घूम लेंगे, जब स्थिति सामान्य होगी तो सभी पर्यटन केंद्र भी खुल जाएंगे स्थिति सामान्य होने के बाद। जी जी जी। तो अभी पर्यटन स्थलों पर कोई किसी का आना जाना तो होगा नहीं, तो अपने जो कर्मचारी वगैरह हैं वो तो वहाँ पर होंगे, तो वो लोग कुछ उपाय करते होंगे कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जी, अभी हाल ही में तो हम लोग झांसी में एक मीटिंग रखी थी, जिसमें तमाम होटल व्यवसायी और अन्य पर्यटन प्रेमी मौजूद है कि भविष्य में जब हम लोग सामान्य स्थिति में आएंगे, लॉकडाउन खुल जाएगा, महामारी का दौर खत्म होगा, तो हम लोग किस तरह से वापस उसी पर्यटन उद्योग को वापस उसी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। इसलिए हम लोग चर्चा काफी आज भी हुई है। जी। और निश्चित रूप से जैसे ही हम लोग स्थिति सामान्य होगी तो हम लोग पूरी रहेगी, जैसे हमारा पहले पर्यटन था वैसे ही टूरिज्म विकसित हो, क्योंकि बुंदेलखंड का टूरिज्म एकदम चरम पे था। यहाँ पे लोग बहुत आना शुरू हो गया था, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे थे, चाहे ललितपुर का देवगढ़ हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे खजुराहो हो, झांसी हो, आसपास सभी मॉन्यूमेंट्स पे लोग पहुंच रहे थे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सोशल मीडिया में और मोबाइल तो आजकल सभी के पास है, पेपर में, पत्रिकाओं में लगातार पढ़ते रहें और चुन लें, टारगेट चुन लें, कहाँ बुंदेलखंड की कौन कौन जगह उनकी छूटे हैं, जहाँ वो नहीं देखा है, जहाँ वो नहीं पहुंचे हैं। तो जैसी स्थिति सामान्य हो, लॉकडाउन खुले, सारी स्थिति सामान्य हो जाए, उसके बाद वो अपने अपने जो जिन स्थानों को चुन रखा है वो देखें, चाहे वो खजुराहो सोच रखे हो, पन्ना सोच रखे हो, झांसी सोच रखे हो देखने के लिए, या देवगढ़ सोचा हो, महोबा सोचा हो, या चित्रकूट, जहां भी उन्होंने लक्ष्य बनाए हो इन स्थानों को हमें देखना है, तो निश्चित रूप से देखें। सबसे बड़ी बात, हम बुंदेलखंड बातें ही कम से कम अपने उन बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों को निश्चित रूप से देखें। जी। कि हम कई बार होता क्या है कि हमने बाहर तो देख लिया, जम्मू कश्मीर घूम के आ गए, पर चला स्थानीय व्यक्ति है, बिल्कुल पड़ोस में मॉन्यूमेंट है कोई 50 किलोमीटर दूर, वहां पे भी नहीं देखने जा पाया। जी। तो ऐसा भी नहीं हो, लोग अभी से सोच के रख लें। सोशल मीडिया पे तमाम पूरा बुंदेलखंड का पड़ा हुआ है, जगह जगह लोग इतिहास भी पढ़ा है, मॉन्यूमेंट के स्थान भी पड़े हुए हैं, उन्हें देखें, चुन लें कि ये मैंने नहीं देखा है। जब स्थिति सामान्य हो तो लोग अपने घरों से निकल करके उन स्थानों को देखें। बिल्कुल सही बात है। अभी समय जाने का नहीं है, तो घर में रह के इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें जहाँ वो जाना चाहे। बुंदेलखंड के इतिहास को समझें, पढ़ें, मॉन्यूमेंट्स को समझें। सर, कोरोना और लॉकडाउन का जब समय समाप्त होगा भविष्य में, जी, तो पर्यटन का क्या स्वरूप बदलेगा? क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, या क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? विभाग में लोगों की संख्या कम भी हो सकती है क्या?
ये बदलाव भी आएगा और मुझे लगता है कि पर्यटन उद्योग और आगे बढ़ेगा। जी लॉकडाउन खुलने के बाद, स्थिति सामान्य होने के बाद सबसे अच्छी बात है, लोग अपने स्थानीय लोग जगह को जरूर देखें। बिल्कुल। जैसे झांसी के लोग हैं तो वो अपना छतरपुर की जगह को देखें, महुआ को देखें, चित्रकूट को देखें। जिन्होंने अपने आसपास बुंदेलखंड की जगहों को ही नहीं देख रखा है, उनको जाकर देखें, जिसमें बहुत कम खर्चे पे, बहुत कम बजट पे हम अपने स्थानीय जगहों को देख सकते हैं। एक दिन का ट्रिप हो सकता है, एक दिन सुबह जाके शाम के हम लौट सकते हैं। ऐसे ऐसे जगहों को चुने, वहां पे जाए, वहां पिकनिक बनाए, वहां देखें उधर जाके। ये नया परिवर्तन आने की संभावना है। लोग इस समय सोशल मीडिया पे, लोगों को लग रहा है बुंदेलखंड के स्थान जब हम लोग डालते हैं, मैं डालता हूँ सोशल मीडिया पे किसी स्थान की फोटो, तो लोगों के बड़ा प्लस पॉजिटिव थिंकिंग उसमें रहती है। लोग चाह रहे हैं कि हम बुंदेलखंड को पूरा देखें। सर, इसमें एक चीज और भी देखने को मिल सकती है कि लोग बहुत दूर जाने से मतलब अवॉइड करें इस चीज को। भाई महामारी का दौर है और अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद महामारी खत्म भी हो जाएगी, तब भी लोग अब संभवतः लोग थोड़े से जागरूक हो गए हैं बिल्कुल। और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। निश्चित रूप से पहले तो स्थानीय, वैसे भी स्थानीय जगह को सबसे पहले देखना ही चाहिए। हम दूर दराज के लोग जगह तो देख लेते हैं, लेकिन हमें हमारे जो स्थानीय मॉन्यूमेंट्स है हम उधर नहीं जाते। तो पहले हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को, बुंदेलखंड लेवल के मॉन्यूमेंट्स को तो देखना ही चाहिए। क्योंकि सर आप पर्यटन से भी जुड़े हैं और इतिहासकार भी हैं, तो इस नाते हम जानना चाहेंगे कि जो भारत का जो पर्यटन है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इसमें कितना योगदान रहता है विदेशी मुद्रा का खासकर? काफी देखिए, इस बीच में लगभग 2019-20 में काफी बड़ा उद्योग बन के पर्यटन उद्योग बन के उभरा हुआ है। जी। पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूरे भारत में पर्यटन ने एक उद्योग का स्थान ले लिया है। यहाँ विलेज टूरिज्म जैसी पॉलिसी भी बन रही है। लोग गांव में जाकर भी विलेज टूरिज्म का भी लुत्फ उठा रहे हैं। निश्चित रूप से ये पर्यटन एक उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है और यहाँ इसका बहुत तेजी से प्रभाव भी पड़े। सर, इसमें यह भी कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा में कमी भी देखने को मिल सकती है कि भाई कोई आ भी नहीं पा रहा है ना, विदेशों से भी कोई नहीं आ रहा है, तो बाहर से खड़े होंगे और निश्चित रूप से अपने पर्यटन उद्योग को वापस उसी पट्टी पे लेके आएंगे। उससे भी आगे हम लोग कोशिश करेंगे और अधिक विकास हो पर्यटन का। जैसे सर लॉकडाउन खत्म होगा, कोरोना खत्म होगा, तो अचानक तो सर विदेशों से लोग आना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि जो इतना भय है लोगों के अंदर। हाँ, धीरे धीरे लोग जब स्थिति सामान्य धीरे धीरे होंगी, लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकलेंगे, जगह से निकलेंगे, दूसरी जगह जाने के लिए सोचेंगे। समय स्थिति सामान्य होने तक ही ये कंडीशन बनेगी। जी जी सर, और कोई बात जो आप कहना चाहें? मैं बात यही कह रहा हूँ खासतौर से बुंदेलखंड के वासियों से कि हमें सबसे पहले अपने स्थानीय यानी बुंदेलखंड के जो मॉन्यूमेंट्स जो लोगों ने जिसने नहीं देखे हैं, वो अपना एक लिस्ट बना लें और भविष्य में जब भी स्थिति सामान्य हो, सब कुछ सामान्य हो जाए, उसके बाद जब घरों से निकले, घूमने के लिए निकले, तो कम से कम बुंदेलखंड के जैसे खजुराहो हो, पन्ना हो, छतरपुर के स्थान हो, महुआ के मॉन्यूमेंट्स हो, चित्रकूट हो, चाहे झांसी हो, देवगढ़ हो, इन सारे स्थानों को देखें जो उन्होंने नहीं देखा है। उन्हें लगेगा कि वास्तव में उन्होंने बुंदेलखंड में अगर जो इतना आश्चर्यजनक अद्भुत बुंदेलखंड है, उसको जरूर लोगों को देखना चाहिए। अपना बुंदेलखंड को लोगों को जरूर देखना चाहिए। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पर्यटन विभाग की महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने मुझसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे डॉक्टर चित्रगुप्त, पर्यटक सूचना अधिकारी, झांसी। श्रोताओं, अगर जान है तो जहान है। बिल्कुल, अगर जिंदगी रही तो दुनिया के सारे रंग देख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी जान बचाना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। समय समय पर प्रशासन, सरकार द्वारा जो नियम बताए जाते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, उनका ईमानदारी से अपने और अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए उनका पालन करें। आप अपने आप पर भरोसा रखें कि आप नियमों का पालन करेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। आप अपने साथ साथ ऊपर वाले पर भी भरोसा रखिए कि एक दिन इस संकट की घड़ी से जरूर बाहर निकालेंगे, क्योंकि डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है।
श्रोताओं, एक बात आपने बार बार सुनी होगी कि अगर हमारा शरीर मजबूत है, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है हमारे शरीर की, तो हम कोरोना वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं। इसी बारे में हमने बात की कि योग के माध्यम से हम अपने शरीर को किस तरह से मजबूत रख सकते हैं। हमने बात की योगाचार्य गिरीश दुबे से, जो छतरपुर से हैं। जी नमस्कार सर, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। जी नमस्कार, मैं गिरीश कुमार दुबे पंचवटी योगाश्रम योग भी करता हूँ, योग लोगों को सिखाता भी हूँ। जी जी जी, जैसे कि योग भगाए रोग उक्ति हम सुनते आए हैं और इसको मानते भी हैं कि योग के माध्यम से चाहे कितने भी गंभीर रोग हों वो सही हो रहे हैं। इसी को मानते हुए देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हम मनाते हैं। सर, ये योग क्या है और योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है आपके नजर में? जी जी, सबसे पहले तो उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने योग से अंतःकरण के पद और व्याकरण महावाक्य से वाणी के और वेदक चरक के द्वारा शरीर के मल को दूर किया है। जी, अब आपका क्वेश्चन है, हम अपने आप को योग के द्वारा कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? बिल्कुल। योग एक ऐसी महाविद्या है जिसके द्वारा प्रकृति के अनुसार हम अपने शरीर को पूर्णतः सुरक्षित रख सकते हैं। जी, योग कई विधाओं में बटा हुआ है। सबसे पहले तो योग को समझना जरूरी है। जी, योग है क्या? योग में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्येय और समाधि, ये 8 अंग है। इसमें अगर आज के दौर में अगर हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं योग के द्वारा, तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। बिल्कुल। आज जैसा माहौल चल रहा है वायरस का, कोरोना वायरस बहुत ज्यादा महामारी फैला चुका है, कई लोगों की जान ले चुका है। बिल्कुल। अगर योग के द्वारा वायरस से बचाव, सबसे पहले कोरोना को जानना पड़ेगा। कोरोना सर्दी जुकाम का एक बहुत बड़ा रूप है, जिसको कोरोना वायरस नाम दिया गया है। इसका संक्रमण संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में जो व्यक्ति आता है, वह उस व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। बिल्कुल। सबसे पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, यह उपचार अति आवश्यक है। अब आते प्राथमिक हैं तौर पर तो हमें सबसे पहले यही करना है। जी जी, सबसे पहले ये करना है। अब आते हैं योग पर। योग के द्वारा कैसे संक्रमण से बचा जा सकता है? कोरोना वायरस के लक्षण और कोरोना वायरस तेज बुखार के साथ कफ को लेकर के आता है। शरीर पर का टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ होता है, यानी कफ के साथ पित्त की अधिकता होती है, जिसके कारण कफ हमारे फेफड़ों को संक्रमित कर देता है। कफ के सूखने से संक्रमित व्यक्ति को सूखी खांसी आती है और जब संक्रमण बढ़ता है तो उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसमें उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। अब आपका प्रश्न है कि योग के द्वारा कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? योग के द्वारा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि हमें इस वायरस से लड़ने में सहायता मिल जाती है। सबसे पहले हमें अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना है, जो काम हम योग के द्वारा ही कर सकते हैं। योग में सबसे पहले आप अनुलोम विलोम जो नहीं समझ पाते, अनुलोम विलोम का दूसरा अगर हम शुद्ध देसी भाषा में कहें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम का मतलब है उल्टा सीधा, अदल बदल कर, इसे भी हम कह सकते हैं। जी। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसी को बोला जाता है, जो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करती है। जी। वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को समानता पर लाती है। इस जो प्राणायाम का जो रिजल्ट है, ये हमारे जो शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इनको समानता पर लाती है। अगर हम अपने दोषों को समानता पर रखने में कामयाब हो गए, तब हमारा शरीर निरोग रहेगा, कोई रोग शरीर में नहीं रहेगा। अगर होगा भी तब वह दूर हो जाएगा। जब हम तीनों दोषों को समानता पर रख सकेंगे, तब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि इन सभी द्वंद्वों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी शरीर को। आयुर्वेद में भी अगर आप जाते हैं, आयुर्वेद भी पूरा जो विज्ञान है वो 3 दोषों के ऊपर चलता है। आयुर्वेद और योग दोनों का कनेक्शन बिल्कुल है, और दोनों ही महर्षि पतंजलि, उनको भी चरक कहते थे। ये दोनों ही ग्रंथ जो है वो इन्हीं के द्वारा रचित हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और इन सभी द्वंद्वों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। इसको करने पर सर्दी, जुकाम, नाजला आदि तुरंत दूर हो जाते हैं। जैसे आजकल लोग
थोड़ा सा घबराने भी लगे हैं। किसी को अगर साधारण सर्दी जुकाम भी हो जाती है, छींक आती है, तो वो एक चिंता में आ जाते हैं कि कहीं वायरस का अटैक तो नहीं हो गया। बिल्कुल। तो एक तो उनको इस चिंता से मुक्ति मिल जाएगी, दूसरा उनको सर्दी जुकाम या ये एलर्जी की जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। जी जी। है ना। दूसरा लक्षण जो फेफड़ों को संक्रमित करता है ये वायरस, जिसमें खांसी सांस लेने में तकलीफ होती है, तब ऐसी स्थिति में हमारे फेफड़े भी बहुत मजबूत हो जाते हैं और उससे संक्रमण से बचा जा सकता है। जी जी। प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं आपको जी। ये योग का अभिन्न अंग है जी। और अगर योग से प्राणायाम को निकाल दिया जाए तो योग में कुछ भी शेष नहीं बचता। जी। है ना। तो ये जो फेफड़ा का संक्रमण है, ये सांस लेने में तकलीफ है, और दूसरा जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, फेफड़े जो मजबूत होते हैं, इसमें भी ये तो हमने पहला प्राणायाम बताया है आपको। इसमें करीब करीब 3 प्राणायाम हैं जिसको आपको करना है। एक तो अनुलोम विलोम हो गया, दूसरा प्राणायाम है जो सर्दी जुकाम की स्थिति में अपन करते हैं, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम से गले के दर्द, कफ की अधिकता, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। और तीसरा प्राणायाम है जिसे हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति सभी लोग जानते हैं। कपालभाति करने के लिए श्वास जोर जोर से लोहार की धोकनी की तरह केवल श्वास को बाहर निकालना है, नाभि तक की श्वास को बाहर निकालना है। इससे पूरे फेफड़े आपके इतने मजबूत हो जाएंगे और सांस लेने में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी और फेफड़े इतने ज्यादा फूलने लगते हैं कि इन सारे द्वंद्वों से, चाहे वो इस वायरस के कारण हो, सर्दी जुकाम के कारण हो, और पूरा शरीर, और जब सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, सांस भरने की क्षमता बढ़ती है शरीर के अंदर, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन का परिमाण बढ़ जाता है। और जब शरीर में ऑक्सीजन का परिमाण बढ़ता है तो जो हमारे डेड सेल हैं, जो नष्ट हो गए हैं, वो फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि जो प्राणायाम है, प्राणायाम जहां प्राणवायु पहुंचती है वहां कोई भी गोली, दवा या इंजेक्शन वहां पर नहीं पहुंचता जहां प्राणवायु पहुंच जाती है। और प्राणवायु जब पहुंचती है तो हमारा शरीर अपने आप एक नई क्षमता के साथ, नई ऊर्जा के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देती है कि हम पूर्णतः निरोग हो जाते हैं। सर, और कोई बात जो हमारे सुनने वालों को आप कहना चाहें? देखिए, ये तो हो गया प्राणायाम। अब प्राणायाम करने के लिए आपको आसन में बैठना बहुत जरूरी है। जी। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आपका धड़ सीधा रहेगा और उसके बाद आप प्राणायाम करते हैं तो उस प्राणायाम का 100 गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। कई लोग देखते हैं हम कि किसी भी प्रकार से बैठ करके प्राणायाम करने लगते हैं। अगर किसी कारण बस वो नहीं बैठ पाते हैं तब तो ठीक है, बशर्ते आप किसी आसन में बैठिए। इन आसन के नाम है सिद्धासन। सिद्धासन का मतलब है सभी व्यक्तियों का वो सिद्ध है, कोई भी व्यक्ति लगा सकता है उसको। जी। दूसरा है पद्मासन। पद्मासन या सिद्धासन में बैठ करके इस प्राणायाम को करिए आप और इसका पूरा लाभ लीजिए आप। दूसरा, कई आसन वगैरह हैं, सूक्ष्म व्यायाम हैं योग में, जो पूरे शरीर को जो दर्द हैं या शरीर को मुलायम करते हैं। जी। और शरीर जब मुलायम हो जाता है तो उस मुलायम शरीर के कारण हमारे जो शरीर में दर्द पैदा होते हैं वो दर्द नहीं हो पाते और शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। और योग के हजारों लाभ हैं, वो बोलने से नहीं करने से प्राप्त होंगे। बिल्कुल सही। और अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको कहने की जरूरत नहीं है, कितने लाभ हैं वो स्वयं उसको अनुभव करेगा। जी जी जी। आपने योग के बारे में इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी दी, हमारे सुनने वाले सभी श्रोता इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे योगाचार्य गिरीश दुबे, जो छतरपुर से थे। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। रविंद्र प्रजापति को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए, मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ज पर। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।